दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में पुलिस और वकीलों के बीच जमकर मारपीट हुई। आरोप है कि वकील सुरेंद्र एक मुलजिम से बात करते हुए लॉकअप तक जा पहुंचा, जिसके बाद वहां मौजूद पुलिस वालों ने आपत्ति दर्ज की। इस बीच वकील और पुलिस वालों के बीच झड़प शुरू हो गई, जिसके बाद एक पुलिस वाले ने वकील सुरेंद्र पर गोली चला दी, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और गुस्साए वकीलों ने वहां मौजूद पुलिस वालों की लात घूंसों से जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी वहां से भागने की कोशिश करते रहे, लेकिन झुंड में इकट्ठा वकील एक एक कर पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटते रहे। इस बीच एक पुलिसकर्मी भागता हुआ जमीन पर गिर गया, जिसके बाद वहां मौजूद एक वकील उसे लातों से मारने लगा। पीछे से आए दूसरे वकील भी पुलिस वाले को पीटने लगे। जैसे तैसे वो पुलिसकर्मी उठा और वहां से भागने लगा। इस दौरान एक पुलिसकर्मी को वकील पकड़कर कभी थप्पड़ों से तो कभी लातों से मारते रहे। हालांकि बीच बीच में कुछ वकील पुलिस वाले को नहीं मारने को कह रहे थे, लेकिन गुस्साई भीड़ के हत्थे चढ़ा पुलिसकर्मी पिटता रहा। इसके बाद वकीलों ने वहां मौजूद कई गाड़ियों में आग लगा दी और विरोध प्रदर्शन करने लगे। मेरे सामने निहत्थे वकील को पकड़कर पुलिस वाले ले गए और लॉकअप में उसको मारा गया और उसके बाद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। एसएचओ सब्जी मंडी ने यहाँ कंट्रोल नहीं करी सिचुएशन। डीसीपी को मैंने खुद फोन करा और डीसीपी नॉर्थ बिल्कुल मौके पर नहीं आई और उसके बाद जो है वो वकील साहब आइडेंटिफाई करना चाहते थे कल्प्रिट्स को, लेकिन पुलिस ने उनको शह दी और आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन करी है। इस विरोध प्रदर्शन में आधा दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई। कांग्रेस नेता सुभाष चोपड़ा वकीलों से मिलने के लिए पहुंचे, वहीं घायल वकीलों को सेंट स्टीफन अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच वकीलों ने मांग उठाई कि आरोपी पुलिस वालों पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। 30 हजारी कोर्ट में वकीलों और पुलिस की झड़प के बाद इंडिया न्यूज संवाददाता रजत राकेश टंडन ने वहां का हाल जाना। इस समय 30 हजारी कोर्ट के अंदर है। हमने देखा था कि देर शाम कोई बड़ी घटना घटी थी 30 हजारी कोर्ट में। नीचे आप देख सकते हैं कांच टूटे हुए, ये पुलिस की वो गाड़ियां हैं जो वहां से जो कैदी होते हैं उनको लेकर जाती है। ये देख सकते हैं आप पुलिस की गाड़ियों की क्या हालत है। पीछे जो हिस्सा है ये आप देख सकते हैं, ये कोर्ट परिसर के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली लाइव तस्वीरें हैं कोर्ट परिसर के अंदर की जो आप देख रहे हैं। ये देखिए ये क्या स्थिति हुई है यहाँ पे, किस तरीके से आग लगाई गई है, किस तरीके से जो ऊपर शेड बना हुआ था वो पिघला है, नीचे गिरा है। नीचे की हालत अगर आपसे कहूँ तो नीचे आप ये देख सकते हैं जो मोटरसाइकिल्स थी उन सबको आग लगा दी गई है। इस समय जो ये आप मलबा देख रहे हैं ये मोटरसाइकिल्स का मलबा है। नीचे आप जहाँ जहाँ देखेंगे आपको कांच दिखाई पड़ेगा और साथ ही साथ आपको सिर्फ और सिर्फ चीजें दिखाई पड़ेगी जो पिघल चुकी है। ये तस्वीरें हैं 30 हजारी कोर्ट के अंदर की। ये पुलिस का वाहन है, ये आप देख सकते हैं कांच जो है इसका भी टूटा हुआ है। तो यहाँ पे सकते हैं जबरदस्त संघर्ष हुआ है पुलिस के बीच में और यहाँ पे जो वकील मौजूद थे उनके बीच में। ये कुछ तस्वीरें हैं 30 हजारी कोर्ट की। फिलहाल बड़ा पुलिस बल जो है वो 30 हजारी कोर्ट में तैनात कर दिया गया। पीछे आप तस्वीरें देखेंगे दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो यहाँ पर मौजूद है, उन सबको यहाँ पर लगा दिया गया है। भारी फोर्स जो है वो लगाई गई है। अंदर का रास्ता आपको दिखाते हैं, जो रास्ता सीधे कोर्ट परिसर के अंदर की तरफ जाता है। ये आप देख सकते हैं ये बैरक है, यहाँ पर भी आग जली हुई है। ये देखिए पल्सर मोटरसाइकिल है, बाकायदा इसमें आग लगाई गई है। पीछे भी जो आप गाड़ियां देखेंगे वो गाड़ियों पर आग लगाई गई है और गाड़ियां धू कर जली होंगी। ये तस्वीरें साफ बयान कर रही है। अंदर आप देखेंगे तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखे गए हैं। फिलहाल दरवाजे को बंद रखा गया है और जो भी है अंदर नहीं जा सकता। भारी दिल्ली पुलिस जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया है और कोशिश यही हो रही है कि सुलह हो जाए वकीलों के बीच में और पुलिस के बीच में। पुलिस के भी आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और जो बार काउंसिल के सदस्य हैं वो भी 30 हजारी कोर्ट के अंदर इस वक्त मौजूद है। कैमरामैन नितिन के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज दिल्ली। लॉयर्स में गाड़ी की पार्किंग को लेकर विवाद हुआ है, जिसमें हाथापाई हुई है। बाद में जब ये मैसेज और लोगों को पता चला तो कुछ सपोर्ट में और भी लॉयर्स आ गए एंड दे वांटेड टू एंटर इनसाइड द लॉकअप एंड टेक आउट द जवान्स जिनके साथ उनकी हाथापाई हुई थी। दे वांटेड टू टेक रिवेंज। हम लोगों ने इंटरवेन करके लॉयर्स को अंदर नहीं घुसने दिया, लॉकअप को अंदर से बंद करके रखा ताकि न सिर्फ हमारे जवान सेफ रहें बल्कि जो सैकड़ों प्रिजनर्स भी थे जो पेश होने आज कोर्ट में आए थे वो भी वहीं पे थे और उनकी लाइफ को भी रिस्क था। काफी देर तक जब लॉकअप नहीं टूट पाया उनसे तो दे वांटेड टू ब्रेक इट बाई इग्नाइटिंग फायर। वहां पे 2-3 बाइक्स को रख के उन्होंने उसमें आग लगाई और कोशिश यही थी कि इसके ब्लास्ट से गेट टूट जाए, लेकिन अंदर जो पानी पीने की व्यवस्था होती है हमने वो यूज करके फायर तो डाउज कर दिया था, बट उसके स्मोक से अंदर के जवान और जो प्रिजनर्स थे उनकी लाइफ को थ्रेट था क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहे थे, दम घुट रहा था उनका। अंदर लॉकअप से ही उनको फिर निकाल के ह्यूमन चेन बना के हमने उनको दूसरे लॉकअप में शिफ्ट किया जहाँ स्मोक का असर नहीं था। तो
By being inside, we tried to save the lives of not only police personnel but the prisoners also, and we sustained some injuries. That's a part of our life, our duty. सर क्या गोली भी चलाएगी, क्योंकि वकील कह रहे कि उनमें से कुछ वकीलों को गोली भी लगी है। अगर गोली किसी को लगी होगी तो अब तक वो हॉस्पिटल में होंगे और मेडिकल रिपोर्ट में ये बात सामने आ जाएगी। आई कांट से कि हेयरसे पे अगर कोई कहता है कि गोली चली है या किसी को गोली लगी है, दैट्स अ मैटर टू बी वेरीफाइड। तो सर कितने लोग इंजर्ड हुए हैं? आपको भी चोट लगी है? अंदर मुझे और मेरे SHO सिविल लाइन्स को चोट लगी है, बिकॉज हम लोग अंदर से रेसिस्ट कर रहे थे। बाहर भी जब उन्होंने पथराव किया है तो मुझे पता चला कि कुछ ऑफिसर्स और जवान घायल हुए हैं। मेरे ऑपरेटर को भी जो बाहर रह गया था उसको काफी पीटा है और उसके पिस्टल भी मिसिंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बिजली कटने की लगातार शिकायत मिल रही थी। जांच के बाद बिजली आपूर्ति में हुई लापरवाही पर योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस मामले में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के डायरेक्टर अंशुल अग्रवाल को उनके पद से हटा दिया गया। यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अंशुल अग्रवाल का डिमोशन कर उन्हें डायरेक्टर से इंजीनियर बना दिया। सरकार का यह फैसला 7 जुलाई को वाराणसी में काटी गई बिजली को लेकर लिया गया। वाराणसी के चौधरी उपकेंद्र से 7 जुलाई को 18 घंटे और 21 जुलाई को 36 घंटे बिजली गुल थी। सरकार का मानना है कि वो सभी क्षेत्रों में पूरी तरह से बिजली देने के लिए सक्षम है और इसमें लापरवाही करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इससे ठीक पहले जून के महीने में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने पावर कॉर्पोरेशन के 31 कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। 36 घंटे लगातार बिजली गुल रहना बहुत बड़ी घटना है। वही बनारस जैसे सिटी में, हमारे लिए वैसे पूरा प्रदेश समान है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे और ये उसी अनुक्रम में हुआ है। और विद्युत विभाग के साथ साथ सभी विभाग के अधिकारियों को संदेश है साथ में कि अगर वो समयबद्धता के साथ जनता के प्रति जवाबदेही के साथ काम नहीं कर पाएंगे तो उसका यही खामियाजा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने छठ पर भोजपुरी में शुभकामनाएं दी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाछठ पर्व के मौके पर लोगों को भोजपुरी में शुभकामनाएं दी। सदाचार और उच्च जीवन मूल्यों, इन सब की सम्मिलित समन्वय का एक महापर्व है छठ। आप सबको सूर्य षष्ठी के अवसर पर मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। गुरुग्राम में 2 दिनों से एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच गया, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने 2.25 किलो सोने से ज्यादा जब्त किया, जिसकी कीमत करीब 94 लाख रुपए बताई जा रही है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गोवा में होने जा रहे 50वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को आइकॉन ऑफ द गोल्डन जुबली सम्मान देने की घोषणा की। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बढ़ते प्रदूषण के कारण प्रशासन ने कई जगहों पर डस्ट को कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया। गाजियाबाद में प्रशासन ने अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले सभी धर्मों के लोगों के साथ बैठक कर इलाके में शांति बनाए रखने की अपील की। असम में गोवलपारा के जंगलों में 36 घंटे में 5 लोगों की मौत के बाद एक जंगली हाथी को पकड़ने के लिए पहली बार प्रशासन ने ड्रोन का इस्तेमाल किया। यूपी विधानसभा में उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाले बीजेपी के 3 विधायकों ने स्पीकर की मौजूदगी में शपथ ली। अखंडता छोड़ रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स में पैरा एथलीट में 3 गोल्ड मेडल जीतने वाले मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप के सूबेदार आनंदन गुरसेकरन का बेंगलुरु में जोरदार स्वागत किया गया। राजस्थान में गहलोत सरकार के स्टेट हाईवे पर फिर से टोल टैक्स लगाने के फैसले के खिलाफ बीजेपी विधायक और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और आपने जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई। लखनऊ में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए नगर निगम के कर्मचारियों ने टैंकर के पेड़ों पर पानी का छिड़काव किया। देश की राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है। 5 दिन से दिल्ली वासियों का दम घुट रहा है। जिस खुली हवा में लोग सांस लेने जाते हैं, उसी हवा को खींचने पर सिगरेट की तरह खतरनाक धुआं फेफड़ों में भर जा रहा है। लिहाजा दिल्ली पर प्रदूषण के प्रहार से हाहाकार मच गया।
दिवाली के दूसरे दिन से ही दिल्ली धुएं की वजह से गैस चैम्बर बनी हुई है, मगर अब हालात ज्यादा गंभीर हो गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने के दौरान सीने और गले में जलन महसूस हो रही है। इस धुएं और धुंध की वजह से अस्थमा और फेफड़ों की बीमारी से परेशान लोगों को सांस लेने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस बार दिवाली पर दिल्ली के प्रदूषण में बेशक कमी आई हो, लेकिन हवा दम घोंटू ही रही। मैं खड़ा हूं विजय चौक पर और यहां पर आप देख सकते हैं कि सफेद चादर ने पूरी तौर पर जो ये नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक को अपने आगोश में ले चुका है। सफेद चादर ये पॉल्यूशन का प्रदूषण का ये चादर है। यहाँ पर लोग किस तरह से अमूमन इस वक्त लोग यहाँ पर साइकिलिंग करते थे, घूमने आते थे और मॉर्निंग वॉक के लिए आते थे, लेकिन यहाँ पर आप वक्त देख सकते हैं कि लोग जो हैं यहाँ पर मास्क लगाए हुए हैं। आप बताइए मास्क क्यों लगाए हुए हैं? बहुत पोल्यूशन है, वो होती है इसमें जो घबराहट सी होती है, इसकी वजह से लगाया। दिल्ली में प्रदूषण के स्तर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत में सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल तो है ही, दुनिया का भी सबसे प्रदूषित शहर है। दिल्ली में कई जगह AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार यानी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। इस समय अगर हम पैरामीटर की बात करें तो आप खुद देखिए, जिस हिसाब से यहाँ पर एयर क्वालिटी बताई जा रही है PM 2.5 500 और PM 10 500, यानी आज की डेट में आप देखेंगे खुद तो दोनों 500 लेवल पर हैं, यानी डेंजर जोन से काफी ज्यादा। अभी भी स्थिति सामान्य होने का नाम नहीं ले रही। इंडिया गेट पर रोजाना मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग प्रदूषण की वजह से घरों में रहने को मजबूर दिखे। हालांकि कुछ लोग मॉर्निंग वॉक को निकले जिन्हें सांस लेने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक काली ओस चादर जैसी छाई हुई है दिल्ली में और लगातार जो दिल्ली की एयर क्वालिटी है वो बद से बदतर होते जा रही है। इससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है सबको। हमें जैसे साइकिल चलाने आए हैं हम तो ब्रीथ करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, मास्क पहनना पड़ा। स्कूल की छुट्टियां जो हो रही है उससे पढ़ाई पे इफेक्ट आ रहा है हमारी बहुत। दिवाली के बाद से शुरू होता है हर साल के, जब लोगों को पता है कि हमारे ऑलरेडी दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, मगर फिर भी पटाखे फोड़ते हैं। इसके बावजूद लोग घरों में तो बंद नहीं रह सकते, लिहाजा ऑफिस और दूसरे कामों के लिए बाहर तो निकलना ही होगा। इसीलिए लोग निकले भी, लेकिन जान हथेली पर लेकर। ऐसे में जहरीली हवा से बचने के लिए लोगों के पास कुछ लिमिटेड ऑप्शंस ही हैं। इनमें से एक है एंटी पॉल्यूशन मास्क और दूसरा एयर प्योरीफायर। दिल्ली में हवा की क्वालिटी बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल पहुंचने के बाद कहा जाए हेल्थ पर लेकर। ऐसे में जहरीली हवा से बचने के लिए लोगों के पास कुछ लिमिटेड ऑप्शंस ही हैं। इनमें से एक है एंटी पॉल्यूशन मास्क और दूसरा एयर प्योरीफायर। दिल्ली में हवा की क्वालिटी बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल पहुंचने के बाद कहा जाए हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है, जिसकी वजह से दवा की दुकानों में आप देखेंगे तो मास्क खरीदने वालों की भीड़ बढ़ गई है, मास्क की बिक्री बढ़ चुकी है। आपके पास कितने तरह के मास्क हैं? मेरे पास तो कम से कम 4-5 तरह के मास्क हैं। ठीक है, एक ये होगा प्योरमी कंपनी का होगा जो 149 के समथिंग है। उसके बाद 10 पीस वगैरह में भी आते हैं जो कि आपको 1000-1200 रुपये तक के हैं। तो हनीवेल का, और ये फिर बच्चों के लिए भी हनीवेल का मास्क है। बच्चों के लिए अलग से मास्क है? हाँ जी, बच्चों के लिए भी अलग से मास्क अवेलेबल है। इन्हीं हालातों के चलते EPCA यानी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल अथॉरिटी ने दिल्ली NCR में हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी है। हालांकि अनुमान है कि हवा की चाल तेज होने और बारिश के बाद प्रदूषण में कुछ दिनों में मामूली सुधार आएगा। तो अगर बीच में अगर बारिश हो जाती, जैसे अभी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का देख रहा था न्यूज वगैरह में कि उसका जो है कि आने वाले शायद तो 5-6 तारीख तक थोड़ा रेंज वगैरह आ जाए तो उससे सारा सेटल हो जाएगा तो मौसम क्लियर हो जाएगा। अगर बारिश नहीं होती तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक हो। कितने दिन और चलेगा? अभी 2-3 दिन तो मतलब अभी 15 दिन तो क्रूशियल है ही है, जो है इसके 15 नवंबर तक जो है बड़ी क्रूशियल, मतलब ज्यादा क्रूशियल जो है 10 नवंबर तक ज्यादा क्रूशियल है। ऐसे में साफ है कि धुंध की चादर ओढ़े दिल्ली NCR के हालात अगले कुछ दिन ऐसे ही बने रहेंगे, यानी लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही। प्रदूषण से गाजियाबाद की हालत भी बहुत खराब है। वहां भी लोग जहरीली हवा से सांस लेने में दिक्कत महसूस करते देखे गए। राजधानी दिल्ली से ज्यादा प्रदूषण गाजियाबाद में है, ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे, आंकड़े साफ साफ कह रहे हैं। मैं गाजियाबाद में इस समय मौजूद हूं और सुबह के वक्त जो मॉर्निंग वॉक पर लोग आते थे उनकी संख्या काफी कम हो गई है। पहले मैं आपको आंकड़े दिखा देता हूं। गाजियाबाद में आज भी शॉकिंग नतीजे सामने आए हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो साफ तौर पर इस बात को दर्शाता है कि हवा की गुणवत्ता काफी खराब हो गई है। गाजियाबाद के संजय नगर इलाके में अगर बात करें तो 467 के आसपास ये एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया है। लोगों को आप देखेंगे मास्क लगाकर रोड पर वो निकल रहे हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं या फिर अपने दूसरे गंतव्य तक जा रहे हैं। उनसे पूछ लेते हैं
सर ये बताइए, इस समय क्या महसूस हो रहा है, कितनी परेशानी भरा है? मध्य प्रदेश में जमीन के विवाद में दो पक्षों के बीच झड़प में कई लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के शुजालपुर में दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई, जिसमें करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। पंजाब के बठिंडा में किसानों ने पराली जलाने से रोकने के विरोध में प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि अगर पराली जलाने से उन्हें रोका गया या उन पर कार्रवाई की गई तो वो पराली मंत्रियों के दफ्तरों के आगे फेंकेंगे। यूपी के हापुड़ में लकड़ी की टाल में भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में आसपास के इलाके भी आ गए, जिसमें लाखों का सामान जलकर राख हो गया। पंजाब के होशियारपुर में लुटेरों ने बंदूक की नोक पर एक पेट्रोल पंप पर लाखों की लूट को अंजाम दिया। पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ग्वालियर में पुलिस ने एक ट्रक पकड़ा है, जिसमें सूखी धनिया के अंदर से पुलिस ने करीब 150 से अधिक महंगी शराब की पेटियां बरामद की। पंजाब के बठिंडा में जेल के अंदर बंद कैदी आपस में भिड़ गए, जिसमें कई कैदियों को चोट लगी। पुलिस ने 6 कैदियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पंजाब के जालंधर में गुरु नानक देव जी के 550वें पर्व के उत्सव पर विशाल समागम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। यूपी के कौशाम्बी में सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया। यूपी के कानपुर में नेशनल हाईवे पर एक ट्रक और डंपर के बीच जोरदार टक्कर हुई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शराब पीकर बुलेट चलाने पर पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 35,000 रुपए का चालान काटा। कार्रवाई के दौरान बुलेट चालक ने न तो हेलमेट पहना हुआ था और न ही गाड़ी के कागज उसके पास थे। अमेरिका के न्यूयॉर्क में भीषण बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बिजली के बाद भी बीते कई दिनों में हरियाणा और पंजाब में किसानों की ओर से पराली जलाई जा रही है। दरअसल पंजाब और हरियाणा में धान की फसल कटाई और गेहूं की फसल बोने के बीच में किसानों के पास 10 से 15 दिनों का ही वक्त होता है। ऐसे में फसल की रोपाई के लिए खेतों में जमा पराली को हटाना जरूरी है। इस परिस्थिति में किसानों के पास सबसे सुविधाजनक तरीका पराली जलाना ही है, जिससे पंजाब और हरियाणा के खेतों से उठने वाला ये धुआं पड़ोसी दिल्ली की सेहत जरूर खराब कर रहा है। मैं हरियाणा में उस जगह खड़ा हुआ हूँ जहाँ की वजह से दिल्ली एनसीआर में मेडिकल इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। ठीक मेरे पीछे आप देखें किस तरीके से पराली को जलाया जा रहा है और ये दिल्ली एनसीआर में इसी धुएं का प्रकोप है। ये तस्वीर देख लीजिए ऊपर, जब आपकी निगाह ऊपर जाएगी तो आपको कहीं सूरज नजर नहीं आएगा और ये तस्वीर दोपहर 3 बजे की है, लेकिन मौसम अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे सूरज है ही नहीं, शाम के 6 और 7 बज रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का प्रमुख कारण गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है। इसके बाद पराली जलाने से प्रदूषण का स्तर हर साल खतरनाक लेवल तक पहुंच जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं लगातार खेतों में पराली जलाई जा रही है, जिसके कारण हवा में पोल्यूशन जो है लगातार बढ़ रहा है। बीते दिन बठिंडा का जो पोल्यूशन है हवा में वो 400 के करीब था, जिसके कारण लोगों को सांस लेने में बड़ी दिक्कत आ रही है। इस बीच दिल्ली में प्रदूषण और खेतों में पराली जलाने को लेकर राजनीतिक वाद विवाद छिड़ गया है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर तत्काल सहायता की मांग की है। उन्होंने लिखा, मैं ये पत्र इसलिए नहीं लिख रहा कि पंजाब की जिम्मेदारियों से अपना पल्ला झाड़ सकूं। हमें इसके लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए, लेकिन बाकी प्रदेश भी इसके लिए उतने ही जिम्मेदार हैं और दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार भी। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मामले पर गंभीरता से विचार करें और प्रधानमंत्री अपने हाथों में इसकी जिम्मेदारी लें। दरअसल कैप्टन का यह बयान इसलिए सामने आया क्योंकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली में प्रदूषण के लिए पंजाब और हरियाणा में पराली जलने को जिम्मेदार बता रहे हैं। अब वो किसान क्या करता है, उसको अगली फसल उगानी है, वो इस पराली को हटाने के लिए तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, वो उसमें आग लगा देता है सारी पराली में। 1 दिन के अंदर उसकी सारी पराली जल जाती है, जो सारा खेत का साफ हो जाता है और वो अपनी अगली फसल जला देता है। वो सारा धुआं इस टाइम जो हवा चलती है ना, वो पंजाब और हरियाणा में आग लगा देता है सारी पराली में। 1 दिन के अंदर उसकी सारी पराली जल जाती है, जो सारा खेत का साफ हो जाता है और वो अपनी अगली फसल जला देता है। वो सारा धुआं इस टाइम जो हवा चलती है ना, वो पंजाब और हरियाणा से हवा दिल्ली की तरफ आती है, वो सारा धुआं दिल्ली के अंदर आके ऊपर आसमान पे छा जाता है।
उसकी वजह से हमारा सारा इतना प्रदूषण हो जाता है, हमारी हवा खराब हो जाती है। हैरत की बात है कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद गंभीर है, जिसका स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, लेकिन नेता स्वास्थ्य से जुड़े विषय पर भी सियासत में जुटे हैं। इस बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण पर एक जबरदस्त तंज भरा ट्वीट किया। शशि थरूर ने एक फोटो ट्वीट की है जिस पर सिगरेट का पैकेट बना है और उसमें सिगरेट के साथ ही कुतुब मीनार निकलती भी देखी जा सकती है। इसी तस्वीर पर ऊपर की ओर लिखा है, कब तक जिंदगी काटोगे सिगरेट, बीड़ी और सिगार में, कुछ दिन तो गुजारो दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली टूरिज्म। उसी तस्वीर में नीचे लिखा है, दिल्ली इज इंजूरियस टू हेल्थ, यानी दिल्ली स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। शशि थरूर के ट्वीट पर एक यूजर ने आगे लिखा है, आज बहुत दिनों बाद उससे बात हुई, उसने पूछा कैसे हो, मैंने कहा आंखों में चुभन, दिल में जलन, सांसें भी हैं कुछ थमी थमी सी, हर तरफ धुआं। उसने कहा अभी तक मेरे इश्क में हो, मैंने कहा नहीं, दिल्ली में हूं। वहीं बीजेपी ने दिल्ली में प्रदूषण को लेकर एक बार फिर केजरीवाल सरकार को घेरा और केजरीवाल सरकार को बढ़ते प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराया। हम केजरीवाल साहब को कह रहे हैं, आपको 5 साल के लिए चुना था, मजाक वो कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी पिछले दिनों विज्ञापन दिए उन्होंने, दिल्ली में 25% पोल्यूशन कम हुआ। आज ये हालत हो गई कि 50 लाख मास्क बांटने पड़ रहे हैं, आज हालत ये होगी कि ऑड इवन करना पड़ रहा है, आज हालत यह है कि स्कूल की छुट्टी करना पड़ रहा है। मैं दिल्ली की जनता को कहता हूं कि भाई इसकी जिम्मेदारी कौन सी है, अगर दिल्ली सरकार की नहीं तो किसकी। वहीं हरियाणा में जलने वाली पराली से बढ़ने वाले प्रदूषण पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दलील दी कि प्रदूषण पर आरोप प्रत्यारोप छोड़ सभी को मिलकर कदम उठाने चाहिए। नहीं है कि बॉर्डर सील कर देंगे और ये चीज रुक जाएगी, ये तो एनवायरमेंटल इश्यू है। कोई भी चीज पंजाब से अगर बाय एयर दिल्ली की ओर आती है तो उसका कोई ना कोई एनवायरमेंट का टेक्निकल कारण होगा, जिसके ऊपर मुझे लगता है हमें मिलकर कदम उठाने चाहिए। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने का असर दिल्ली पर भयानक तरीके से पड़ रहा है। 23 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच लुधियाना के रिमोट सेंसिंग सेंटर के आंकड़ों के मुताबिक पंजाब के गांव में पराली जलाने की 22,137 घटनाएं दर्ज की गई। इसी समय अवधि में पिछले साल 17,646 केस दर्ज किए गए थे, जिसमें 22% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पंजाब की 29 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में फसल से 22 मिलियन टन पराली इकट्ठा होती है। इतनी बड़ी संख्या में पराली जलाने का असर दिल्ली की हवा पर पड़ता है। हरियाणा में 13 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर अक्टूबर में 4,257 पराली जलाने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने लश्कर के एक आतंकी को धर दबोचा है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने सोपोर से लश्कर के एक आतंकी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से कई हथियार भी बरामद हुए। यूपी के अमरोहा में पुलिस वाले की मौत के बाद परिजनों ने नेशनल हाईवे 24 पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद वहां मौजूद पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए उन पर लाठियां भांजी। ताशकंद में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के काउंसिल हेड ऑफ गवर्नमेंट की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद पर बोलते हुए कहा कि आतंकवाद समाज को प्रभावित कर रहा है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने विदेश मंत्रालय को खत लिखकर पाकिस्तान यात्रा पर जाने की इजाजत मांगी है। पाकिस्तान ने सिद्धू को करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पावर कट करने पर योगी सरकार ने डायरेक्टर को डिमोट कर इंजीनियर बना दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 नवंबर तक सिक्किम और मेघालय के दौरे पर रहेंगे, जहां वो सिक्किम विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। अयोध्या जमीन विवाद केस में आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले योगी सरकार ने अयोध्या में पर्यटन के विस्तार के लिए 440 करोड़ की जमीन खरीदने का फैसला किया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मीसा भारती समेत 32 लोगों को नोटिस जारी कर 23 नवंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। यूपी के अमरोहा में एक पुलिस वाले की मौत के बाद उसके परिजन नेशनल हाईवे 24 पर जाम लगाकर प्रदर्शन करने लगे, लेकिन शायद विरोध का यह तरीका पुलिस प्रशासन को पसंद नहीं आया और वो प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए लाठियां भांजने लगे। दरअसल अमरोहा में पुलिस और ग्रामीणों के बीच बवाल इसलिए हुआ क्योंकि बागपत जिले की टीकरी चौकी पर तैनात सिपाही प्रवीण कुमार की बीते गुरुवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके बाद सिपाही प्रवीण कुमार का शव अमरोहा के सैदन गली स्थित उनके गांव पहुंचा तो परिजनों ने नेशनल हाईवे 24 पर शव रखकर जाम लगा दिया और बागपत के टिकरी चौकी पर चौकी इंचार्ज पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारियों का दावा था कि सिपाही ने आत्महत्या नहीं की है बल्कि उसकी हत्या की गई है।
इसके अलावा परिजनों ने कुछ मांगे भी पुलिस के सामने रखी, जिसमें बागपत की टिकरी चौकी इंचार्ज को सजा दिलवाने, परिवार को पेंशन और बेटे को सरकारी नौकरी शामिल थी। मेरी मांग मेरी इंचार्ज को सजा। ठीक है, तुम्हारी बात जब तक तुम रिश्ते नहीं दोगे। दूसरी मांग मेरी ये है, ये पापा मम्मी है, उनकी पेंशन बननी चाहिए, और जो मेरा लड़का है उसे सरकारी। लेकिन शायद वहां पहुंचे पुलिस वालों को विरोध का तरीका पसंद नहीं आया। इस दौरान कुछ लड़के प्रदर्शन का वीडियो बना रहे थे, जिनमें से एक लड़के को पुलिस ने जमकर पीटा और उसका मोबाइल छीन लिया। देखिए कैसे लाठी डंडों से लड़के को पुलिस वाले पीटने लगे और एक लड़के पर 10 पुलिस वाले टूट पड़े। इस दौरान एक शख्स ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वाले नहीं माने और पीटना जारी रखा। यही नहीं, लड़के को पीटने के बाद पुलिस वाले एक बुजुर्ग को पीटते हुए भी गाड़ी में बैठाने के लिए धकियाते दिखाई दिए। देखिए कैसे हाईवे पर खड़ी पुलिस की गाड़ी में जबरन बुजुर्ग को ठूंसा गया, जिससे इस प्रदर्शन को बंद करवाया जा सके और हाईवे से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा जा सके। किसी भी प्रदर्शन को बंद करवाने और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने का यूपी पुलिस का शायद यही तरीका है, शायद यही उनकी कार्यशैली है। जब सिपाही की मौत के बाद हो रहे प्रदर्शन पर पुलिस को इतना गुस्सा आया, तो सोचिए आम आदमी होता तो यूपी पुलिस उसकी क्या दुर्गति करती। वहीं मारे गए सिपाही के पिता का दावा है कि उनके बेटे ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि बागपत की टिकरी चौकी इंचार्ज ने कुछ सिपाहियों के साथ मिलकर उनके बेटे की हत्या की है। सिपाही का परिवार इस बात से दुखी दिखा कि अभी तक कोई भी अधिकारी उनसे मिलने नहीं आया। इस पर जब परिवार ने प्रदर्शन किया, प्रशासन के सामने अपनी मांग रखी, तो पुलिस वालों ने परिजनों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। हालांकि अमरोहा के बड़े पुलिस अधिकारी परिजनों पर किसी भी प्रकार से लाठीचार्ज से इनकार करते हुए दिखे। ऐसा है कि वो NH-24 जो हाईवे है उस पर उनके द्वारा विरोध करने का प्रयास किया गया है, वो समझा बुझा के वहां हटा दिया गया है, ऐसी कोई बात नहीं। सिपाही प्रवीण कुमार साल 2016 में पुलिस में भर्ती हुए थे। उनका शव बागपत की टिकरी चौकी में मिला था। बताया गया कि चौकी इंचार्ज के सरकारी रिवॉल्वर से आत्महत्या की थी, लेकिन परिजन इसे मानने को तैयार नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के ह्यूस्टन में हुए हाउडी मोदी की तर्ज पर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के निमीबुत्र स्टेडियम में सवासदी मोदी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए आर्टिकल 370 को खत्म किए जाने का खास अंदाज में जिक्र किया। भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने थाईलैंड के साथ भारत के हजारों साल के ऐतिहासिक संबंधों का भी जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया और कहा कि भारत की पिछले 5 साल की उपलब्धियों से दुनिया भर में भारत मूल के लोग गर्व कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने भारतवासियों को छठ पर्व की बधाई दी, शुभकामनाएं दी। कि आतंक और अलगाव के बीज बोने वाले एक बहुत बड़े कारण से देश को मुक्त करने का निर्णय भारत ने कर लिया। पता है क्या किया? क्या किया? थाईलैंड में रहने वाले हर हिंदुस्तानी को पता है क्या किया। हरियाणा की पंचकुला कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम की सबसे बड़ी राजदार और करीबी हनीप्रीत को राहत दी है। हरियाणा के पंचकुला में 25 अगस्त 2017 को हुई हिंसा मामले में हनीप्रीत के खिलाफ देशद्रोह की धाराएं 121 और 121(a) को हटा दिया गया है। कोर्ट ने इस मामले में मुख्य आरोपी हनीप्रीत समेत सभी आरोपियों पर देशद्रोह की धारा हटाकर उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 216, 145, 150, 151, 152, 153 और 120(b) के तहत आरोप दर्ज किए हैं। हनीप्रीत समेत सभी आरोपियों को पंचकुला कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया, जिसके बाद सभी आरोपियों पर आरोप तय किए गए।
हनीप्रीत पर साध्वी यौन शोषण मामले में राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकुला में हिंसा भड़काने के आरोप है। कोर्ट से दोषी ठहराए जाने के बाद से हनीप्रीत हरियाणा की अंबाला जेल में बंद है। पंजाब के लुधियाना में कुछ लोगों ने खुद ही चंदे के पैसे से एक बदहाल सड़क की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। सरकार और इलाके के विधायकों से लोगों ने गुहार लगाई थी, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई, जिसके बाद भाई घनैया जी सेवा सोसाइटी लंगरा वाले नाम की एक संस्था ने लोगों से चंदा जुटाना शुरू कर दिया। इस दौरान एक आदमी सड़क किनारे बैनर लगाकर माइक पर चंदा मांगता दिखा। उसके साथ संस्था के और भी सदस्य मौजूद थे। 5 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपया, जिसका जो योगदान। दरअसल पिछले 3 साल से मेहरबान से राहो जाने वाली सड़क जर्जर हालत में पड़ी थी, जिसे लेकर लोगों ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और इलाके के विधायक शरणजीत सिंह ढिल्लों को ज्ञापन दिया था, लेकिन उन्होंने सड़क बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। 10 अक्टूबर से चंदे के पैसे से सड़क को बनवाने का काम शुरू किया गया। अगले 1 हफ्ते में 3 किलोमीटर तक का काम पूरा कर लिया जाएगा। संस्था ने इस मुहिम को गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व को समर्पित करने का फैसला किया और इसीलिए लोगों से अपील की जा रही है कि वो सड़क के निर्माण के लिए अधिक से अधिक चंदा दें। ये सड़क लुधियाना से माछीवाड़ा, राहो, नवाशहर और अन्य शहरों को जोड़ती है। इसके अलावा सड़क के आसपास 3 दर्जन से ज्यादा मोहल्ले हैं। सड़कों पर गाड़ी चलने से उड़ती धूल के कारण लोगों को काफी परेशानी होती है। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने एक अनोखी पहल करते हुए मध्य प्रदेश में देश का पहला टाइम बैंक खोलने का फैसला किया है। इस टाइम बैंक में लोग अपनी मर्जी से कोई भी सेवा देंगे और उसके बदले उनके खाते में उतने ही घंटे जमा कर दिए जाएंगे। दरअसल इस योजना का मकसद लोगों में एक दूसरे के प्रति सेवा भाव को बढ़ाना है, यानी कि कोई शख्स किसी जरूरतमंद की जितनी मदद करेगा उतने घंटे उसके खाते में जमा कर दिए जाएंगे। जब उसी शख्स को आगे कभी मदद की जरूरत पड़ेगी तो इन्हीं जमा घंटों की मदद से टाइम बैंक नेटवर्क में वो किसी की मदद ले सकेगा। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति किसी बुजुर्ग की देखभाल करता है या गरीब बच्चों को पढ़ाता है तो इसके बदले में उसके खाते में कुछ घंटे जमा हो जाएंगे, जिनके बदले में वो भविष्य में अपने लिए मदद ले सकता है। जानकारी के मुताबिक टाइम बैंक हर जिले में खोले जाएंगे और एक जिले में इनकी संख्या 1 से ज्यादा भी हो सकती है। राज्य सरकार ने इस योजना को लेकर सभी जिला कलेक्टरों को इसकी प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। और अभी फिलहाल रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए, लौट रहे हैं फौरन वापस, बने रहिए हमारे साथ।